नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी इलाके के निवासी और बीडीसी चेयरमैन डॉक्टर खुर्शीद मीर आज अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जम्मू में आज भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर मीर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए और रविंद्र रैना ने बताया कि डॉक्टर मीर के भाजपा में शामिल होने से उड़ी में पहाड़ी समुदाय का समर्थन भाजपा को मिला है, जिसके लिए वे डॉक्टर मीर के आभारी हैं। से ताल्लुक रखते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब्दुल खालिक साहब का भी हम डॉक्टर खुर्शीद मीर साहब जो कि नॉर्थ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बारामूला के उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं। ये वहां बीडीसी चेयरपर्सन के नाते से इन्होंने चुनाव जीता। ये बहुत सोशल वर्कर के नाते से इनकी पूरे बारामूला और उड़ी में पहचान है, पूरे नॉर्थ कश्मीर में इनकी पहचान है। पहाड़ी कबीले के एक बहुत ही मायानाज शख्सियत के नाम से डॉक्टर खुर्शीद अहमद मीर साहब को जाना जाता है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा के नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों पर सरकारी खजाने की लूट खसूट का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि अधिकारियों और भाजपा नेताओं की मिलीभगत से उन नेताओं व कुछ लोगों को भी सरकारी खर्च पर कई सुविधाएं मिल रही हैं जो इन सुविधाओं के लायक नहीं है। पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह आरोप लगाए और उपराज्यपाल से इसकी विजिलेंस से जांच करवाने की मांग की। इसी तरीके से सरकारी गाड़ियां खरीदी गई हैं टैक्स पेयर मनी से, सरकारी खजाने से, और वो गाड़ियां भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स को दी गई हैं। इसी तरीके से पीएसओस उनको दिए गए हैं जिनकी तनख्वाह भी टैक्स पेयर मनी से ही निकलती है, और एक एक वर्कर को 10-10 पीएसओ भी दिए गए हैं। और ऐसे भी उदाहरण है जहां ठेकेदारों को भी पीएसओ दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जिन ठेकेदारों ने पैसे दिए हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर लूट खसूट चल रही है मिलीभगत से, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, आपका प्रशासन भी इसमें पूरे तरीके से मुलव्विस है, जिसका हम कहेंगे कि इसका संज्ञान विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनका कॉन्शियंस अभी थोड़ा जिंदा है तो उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ और उन बीजेपी नेताओं के खिलाफ जो गैर कानूनी तरीके से इतने बड़े स्कैम को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डोगरा सदस्य सभा द्वारा मानवता का संदेश देने के लिए जल्दी ही एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और इस कॉन्फ्रेंस में सभी धर्मों के बुद्धिजीवी भाग लेंगे, जिसका आयोजन जम्मू में 8 दिसंबर को टीचर भवन में किया जाएगा। डोगरा सदस्य सभा के प्रधान डॉक्टर ठाकुर गुलचैन सिंह चारक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी और बताया कि इसमें केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि होंगे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी विशेष तौर पर शामिल रहेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस दफ़ा 8 दिसंबर को दोपहर को 1 बजे ये कॉन्फ्रेंस टीचर भवन गांधीनगर में होगी, जिसकी सदारत करेंगे इस जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, और यहाँ के दुनिया के माने हुए स्कॉलर जिनको सुनने के लिए लोग तड़पते हैं, और श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, वो गवर्नर केरला के, वो यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि होंगे और बाकी हमारे साथी साथ बैठे हुए हैं, ये सब होंगे। और सारी जनता को आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं, आइए सुने कि धर्म क्या कहते हैं, मजहब क्या कहते हैं, उन बातों में ना हो जिन बातों को लेकर यहाँ आग लग सकती है। चाहे चिड़िया की तरह एक चूंच में पानी ले जाओ, आग बुझाने का काम करो। ये अपील करते हुए मैं आपको भी आपका सहयोग मांगता हूँ। बात होने जा रही है डोगरा सदस्य। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जम्मू में
टूर्नामेंट के साथ साथ 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी किया जा रहा है और एसोसिएशन के चेयरमैन युद्धवीर सेठी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि क्रिसमस गोल्ड कप टूर्नामेंट का आयोजन 5 दिसंबर में से साइंस कॉलेज ग्राउंड में करवाया जा रहा है। इसके अलावा 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 19 दिसंबर से शुरू होगा और इन दोनों ही प्रतियोगिताओं में जम्मू कश्मीर में कई जिलों के खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं। 5 तारीख से साइंस कॉलेज में फुटबॉल का आयोजन कर रही है क्रिसमस फुटबॉल गोल्ड कप, और इसके साथ साथ 19 दिसंबर से हम लोग क्रिकेट का भी T20 टूर्नामेंट करवाएंगे। इसके अंदर पूरे कश्मीर से लगभग 24 टीमें, कश्मीर के अंदर से 7-8 टीम, बाकी कठुआ, सांबा, उधमपुर, सुरनकोट, पुंछ, रजौरी, जम्मू से टीम्स हैं। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये जो गेम्स हैं, फुटबॉल की गेम्स है, इसके जो क्लब एस्टेब्लिश हैं, जो क्लब जिनके अंदर सीनियर और तजुर्बेदार प्लेयर्स खेलते हैं, वो सब इसके अंदर हिस्सा लेंगे। आप मीडिया के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जम्मू के सारे जितने भी हमारे फुटबॉल प्रेमी हैं और क्रिकेट प्रेमी हैं और यहाँ के जो दर्शक हैं वो वहाँ पे आएँ और हमारे इस क्लब के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका आगे बढ़ाने का काम करें। एकजुट पार्टी जम्मू की युवा इकाई ने जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने और स्क्वास्ट का नाम बदलकर बाबा जीतो कृषि विश्वविद्यालय रखने की मांग की है। इकाई के प्रधान अजय सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन मांगों का हवाला देते हुए सरकार को 10 दिनों की मोहलत दी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस अवधि में इन दोनों मांगों पर कोई फैसला न लिया गया तो एकजुट पार्टी जम्मू के आवाम को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। सरकार से ये भी कहना चाहते हैं, एक हमारा अनुरोध भी है कि सरकार आखिरकार एक ऐसा स्टेप ले जिससे ये सभी प्रॉब्लम्स का, बीमारी जितनी भी है उसका सोल्यूशन निकल सके, और वो अल्टीमेटली वो सोल्यूशन यही है कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाया जाए। जब जम्मू सेपरेट स्टेट होगी तभी जाके इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका छुटकारा हो पाएगा। और इस वक्त जिस तरह हमने इस इशू को उठाया हुआ है बाबा जीतो को, तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार 10 दिन के अंदर इस पर कोई ना कोई इनिशिएटिव ले, हमें कोई ना कोई एक तरह का आश्वासन दे कि इस पर कुछ ना कुछ सरकार करने जा रही है जम्मू की आस्थाओं और भावनाओं को देखते हुए। और अगर सरकार इस पर कुछ भी नहीं करती है तो आने वाले समय में हम पूरे जम्मू प्रोविंस को इकट्ठा करेंगे और पूरे नॉर्थ इंडिया को इकट्ठा करके एक मुहिम चलाएंगे, एक आंदोलन चलाएंगे, फिर जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर दिव्यांगों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का प्रचार किया। इस कार्यक्रम में कई दिव्यांग भी शामिल हुए, जिनसे जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बरोरिया व भाजपा प्रवक्ता रितिका चौहान ने संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया ताकि उन्हें हल किया जा सके। और रितिका चौहान ने इस दौरान दिव्यांगों के लिए अपनी ओर से 20,000 की राशि भी डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट को सौंपी। मोदी जी ने जो दिव्यांग लोगों के लिए किया है वो 14 लाख बच्चों के लिए, 14 लाख दिव्यांग लोग जो ऐसे हैं उनको मेन प्लेटफॉर्म दिया है। और मे बी एंड ऑफ दिस टर्म जो मोदी जी की है, मोदी सरकार की, उसमें 30 लाख लोगों के लिए, बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए और जितनी भी सोसाइटी है इनकी, उनके लिए मोदी सरकार ज़रूर कुछ करने वाली है और मेन प्लेटफॉर्म देने वाली है उनको। और मेरी भी एक छोटी सी फाउंडेशन है सुभद्रा नाम से, उसकी तरफ से भी मैं आज इनको थोड़ा सा छोटा सा गिफ्ट देने आई हूँ और इनका मनोबल बढ़ाने आई हूँ आज के दिन के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम पूरी सोसाइटी को मिलजुल कर इनका साथ देना चाहिए। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर दिव्यांग वर्ग ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर विभिन्न सरकारी विभागों में हुई धांधलियों की जांच करवाने की मांग की ताकि दिव्यांगों को भी उनके हक मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि धांधलियों में हुए भ्रष्टाचार से दिव्यांगों को मिलने वाला आरक्षण उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिससे वह सरकारी नौकरियों से महरूम हो रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान दिव्यांग सरकारी मुलाजिमों की ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव करने की भी मांग जोर शोर से उठाई गई। हम चाहते हैं सरकार इसकी इन्वेस्टिगेशन करे कि इन 8,000 पोस्टों में कितनी धांधलियां है, इसको ठीक करना। उस खासकर जो हमारा 4% हैंडीकैप्ड का कोटा है,
1% डेफ एंड डम का, एक ब्लाइंड का, एक ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड और मेंटली रिटार्डेड का, और 1% अदर हैंडीकैप्स जो है। इस 4% का कोटा जो है उसको गोल मोल में रखा गया और इनको महरूम किया गया सरकारी नौकरियों से भी। हम चाहते हैं सरकार इसके ओर ध्यान दे, ये धांधलियाँ वगैरह दूर करके इन बच्चों को इनका हक दिया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे जो डिसेबल्ड एम्प्लॉइज़ हैं उनकी ट्रांसफ़रें इतनी दूर की जाती हैं कि वो वहाँ पहुँचना भी मुश्किल है, इसलिए उनके लिए अलग पॉलिसी बननी चाहिए, ट्रांसफ़र पॉलिसी। कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको घरों के नज़दीक रखा जाए, और जो माइनर बच्चे हैं हैंडीकैप्ड, उनके पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट जॉब्स में हैं उनके लिए भी ट्रांसफ़र पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि उनके पेरेंट्स नज़दीक रखे जाएँ घरों के नज़दीक, ताकि वो अपने हैंडीकैप्ड बच्चों को पूरा ध्यान दे सके। डोडा जिले में 1 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के एक प्रमुख सचिव द्वारा वहां के स्थानीय मीडिया कर्मी द्वारा कथित तौर पर की गई बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मीडिया एसोसिएशन डोडा ने आज इसके विरोध में डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर उपराज्यपाल से प्रमुख सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सीनियर आईएएस अफसर असगर सामून साहब हैं, उन्होंने हमारे एक बंदे को, प्रदीप को, मतलब थोड़ा सा नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज कहे और मिसबिहेव किया, और जो फ़ोन है उनका मोबाइल फ़ोन छीनने की वो कोशिश की, तो जो कि उनको नागवार गुजरा वहाँ पे। और ये जो है कंडेमेबल एक्ट है, इसको हम किसी कीमत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन ऑफिसर साहब भी वहाँ मौजूद थे, अगर वो थोड़ा सा उस वक्त इंटरवेन करते और असगर सामून साहब को ये बताते कि ये जो आदमी है ये मीडिया के साथ काम करता है, मीडिया से हैं, तो हो सकता है कि उसी वक्त मसला जो है रफा दफा हो जाता। लेकिन इसको तूल दिया गया है, कोई 2 दिन से हमारे पास आया भी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी और सीनियर ऑफिसर या खुद डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे पास नहीं आए, जिसके साथ आज हमें मजबूर होकर ये प्रोटेस्ट करना पड़ा। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा जम्मू के विभिन्न जोन में YSS कप प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, और इसी कड़ी में जम्मू के मेरा साहिब जोन में आज YSS कप का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन डीडीसी सदस्य विद्या मोटर ने किया। मेरा साहिब जोन के गवर्नमेंट हाई स्कूल सिंबल में आयोजित इस प्रतियोगिता में ब्लॉक की विभिन्न पंचायतों के करीब 150 खिलाड़ी अलग अलग खेलों में अपना दमखम दिखाएंगे। आज जो हमारे बच्चे जो आज खेल रहे हैं जहाँ पे टूर्नामेंट्स मैच, और जहाँ पे जितने भी मेरे पंचायतें हैं वो सभी पंचायतों के बच्चे हैं। ये नहीं कि खाली स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं जो कि हमारे बच्चे खेलना चाहते हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं और खेल कूद में अगर ज़्यादा हिस्सा लेते हैं तो उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और नशे से भी दूर रहेंगे। अपना यूथ सर्विस स्पोर्ट्स कप जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये हमारा प्रोग्राम जो 3 से लेकर 7 तक लगातार चलने वाला है, और ये मीरा साहब की जितनी भी 31 पंचायतें हैं ये सब इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमें सरकार ने मौका दिया है, ये वो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे खेल रहे हैं जो ये स्कूलों से मतलब बाहर आके और अपना फ्यूचर बनाने के लिए कहीं भी कोई प्राइवेट काम कर रहा है, जिसको अपना छोटा मोटा काम धंधा कर रहा है, उनको खेलने का मौका नहीं मिलता, और सरकार ने इन सबको मौका दिया है। माई टाउन माई प्राइड के तहत जम्मू को आज एक बड़ी सौगात दी गई है। शहर के बस स्टैंड इलाके में बनी जेडीए की पार्किंग में आज से पार्किंग शुल्क फास्टैग के जरिए भरने की सुविधा शुरू हो गई है, और इस सुविधा का उद्घाटन आज जेडीए के वीसी पंकज मगोत्रा व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। इस सुविधा से जेडीए पार्किंग में पार्किंग शुल्क फास्टैग के जरिए आसानी से भरे जाने से लोगों के समय में भी बचत होगी। Indian highways are the backbone of economic activity. In the year 2016, in payments enabled on a single tap. फास्ट टैग बेस्ड स्मार्ट पार्किंग कलेक्शन सिस्टम का ये इंटीग्रेटेड पार्किंग कलेक्शन सिस्टम है,
जिसमें मतलब आपकी जो एंट्री टाइम जो है जब पार्किंग में आते हो वो बुक किया जाएगा और जब आप निकलते हो आपको हैसल फ्री वहाँ से ट्रांजिट मिल जाएगा, आपका फास्टैग से पैसे कट जाएंगे। जो आपको वहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन करनी पड़ती, चेंज नहीं है, ओवर चार्जिंग होती है, उन सब चीज़ों से बचने के लिए और मतलब एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देने के लिए हम ये आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और आशा करते हैं जो हमारे जम्मू के शहरी हैं उनको बहुत ही अच्छा डिलाइटफुल जो है पार्किंग एक्सपीरियंस जो है हमारी जनरल बस स्टैंड पार्किंग में मिलेगा। माई टाउन माई प्राइड के दूसरे चरण के तहत जारी जन अभियान में जम्मू में आज जम्मू नगर निगम के जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सहयोग से साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू नगर निगम के कमिश्नर राहुल यादव भी शामिल हुए। ये रैली जम्मू जनरल बस स्टैंड से शुरू होकर विक्रम चौक से होते हुए कला केंद्र पहुंच संपन्न हुई और राहुल यादव ने बताया कि जम्मू शहरवासियों को जल्द ही ई साइकिल की सौगात मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि 80 साइकिल जेएमसी के पास आ चुकी है और जल्द उपराज्यपाल इन्हें जनता को समर्पित करेंगे। साइकिल रैली की जा रही है, जिसका मकसद एक तरफ हमारी साइकिल्स को बढ़ावा देना है, किस तरीके से हम बेटर हेल्दी वे को ऑफ ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे सके, और उसके साथ ही जो हमारा जन अभियान और माई टाउन माई प्राइड का संदेश है उसको जम्मू के लोगों तक पहुंचाना भी है। तो किस तरीके से हमारे जम्मू शहर में पिछले कुछ सालों में जो काम हुए हैं बेहतरी के लिए और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हमारे आ रहे हैं उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना। ई साइकिल हमारी जो है वो हमारी 800 हमने साइकिल हम जो है पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम के तहत हम जो है अपने जम्मू में लगा रहे थे, और उसमें हमारी 720 पैडल साइकिल है और 80 हमारी जो है वो ई साइकिल्स है। सो हमारी ई साइकिल जो है वो आ चुकी है और जल्द ही ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा हम जो है उनका जो है उद्घाटन हम करवाएंगे। नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर बिजना म्युनिसिपल कमेटी के सफाई सेवकों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और आज 11वें दिन भी सफाई सेवकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और इसी दौरान म्युनिसिपल कमेटी के उपाध्यक्ष रमेश लाल से सफाई सेवकों की नोकझोंक भी हुई और सफाई सेवकों ने म्युनिसिपल कमेटी के कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। सफाई सेवकों का आरोप था कि उनकी मांगे पूरी होने की बजाय अधिकारी बाहरी लोगों से कस्बे की सफाई करवाने का प्रयास कर रहे हैं। शहरवासियों को देखते हुए हमने पूरी पीसफुल अपना प्रैक्टिस रखा और साथ ही साथ यहाँ पर कोई इमरजेंसी पड़ती है शहरदारों को कोई भी काम की, वहाँ पर हमारे लोग काम कर रहे थे अपने लोगों को देखते हुए। लेकिन जो हमारे कुछ बेशर्म अफसर हैं वो हमारे ऊपर अफसरशाही अपनी गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 11वें दिन जब लोग अपने घरों में बैठे थे, ये धोखे से लोगों को बुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं, लोगों से जबरन काम करवाते हैं। हम इनको वार्न करना चाहते हैं। आज हमने इनको गेट को ताला मारा है और ताला मारने की जो वजह है वो ये है कि हमारे यहाँ के जो अफसरान हैं या हमारे मेंबरान जो कौंसलर कमेटी है वो बाहर से लोग प्रोवाइड करके यहाँ सफाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे जो सफाई कर्मचारी 20-20 सालों से 25-25 सालों से अपना कैजुअली कार्य कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए अपनी रोजी रोटी मांग रहे हैं, तो उनकी रोजी रोटी पर ये अपनी लीडी सेक रहे हैं। बिजली की भारी कटौती से आरएसपुरा के कारोबारी वर्ग के साथ साथ किसान भी बेहद परेशान हैं और बिजली न होने से जहां लोगों का कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, वहीं किसान भी खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे, जिससे उनकी गेहूं की फसल प्रभावित हो रही है। और किसानों के मुताबिक मौजूदा समय में उनकी गेहूं की फसल को पानी की जरूरत है, लेकिन बारिश न होने और बिजली कटौती के कारण उनकी फसल प्रभावित हो रही है और इन्हीं लोगों ने पीडीडी से बिजली की आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। 10 दिन हो गया पूरा ही कट चलता पाया, 3-3 घंटे का कट है बिजली का। लोग बड़े परेशान ने। हुण इस मौके कणक की बिजाई भी हो गई है तो 20-21 दिन बाद पानी भी लाना होंदा है। सब ने मोटरां बंद पे दियां ने, बाकी कूलर पखे सारे बंद ने। गर्मियों च बत्ती पूरी आती रही है, लेकिन सर्दियां आईयां तो बत्ती बिल्कुल घट गई। की चक्कर मैं डिपार्टमेंट नूं पुछना चाहना, हुण कूलर पखे सब बंद पे ने, एसी बंद ने, हुण बत्ती कित्थों घट गई है? बत्ती सो बधनी चाहिए, घटनी क्यों चाहिए सी? 3 घंटे का कट तीन बार एक दिन दे विच 3 बार 3-3 घंटे का कट लगता है। क्यों? सब दुनिया परेशान है।
क्या कोई कारपेंटर है, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਣਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਕੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਬਿਜਲੀ ਕੋਟੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ, 1 ਘੰਟਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦਿਨ 'ਚ 1-2 ਘੰਟਾ ਆਉਂਦੀ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਡੀ ਸੈੱਟ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਏ ਤੇ ਛੱਡੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਿਲ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਸ਼ਿਲ ਦੇਈਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਬਿੱਲ ਸ਼ਿਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਣ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੰਮ करे। जम्मू के भवानी नगर गोलपुली के लोग इलाके में भारी ट्रैफिक से परेशान हैं। इन लोगों के मुताबिक चौथे पुल से आने वाला सारा ट्रैफिक विकास लेन के बजाय उनकी गली से गुजर रहा है, जिससे उनका घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल है। वहीं आवाजाही में बाधा पड़ने के साथ साथ ये लोग ध्वनि प्रदूषण का भी शिकार हो रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो मेन प्रॉब्लम है, एक तो नाइट पोल्यूशन है, हाँ न्यूसेंस बन गया। गलियों की यहाँ पे हालात इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि यहाँ पे आपने जो शॉट लिया है यहाँ पे सफाई का कोई प्रबंध नहीं है। दूसरा आपने जो शॉट ले रहे हैं यहाँ पे ट्रैफिक का इतना जाम है, रात को आप सो नहीं सकते। ट्रैक्टर ट्राली का रात को यहाँ से आना जाना रहता है। मेन गली यहाँ पे 4 ब्रिज पे ये लेट कर दी है। यहाँ से तालाब तिलो बोरी एग्रीकल्चर ऑफिस जितने भी व्हीकल्स हैं वो यहीं से फोर्स करते हैं। यहाँ पे उसको 1 वे किया जाए तब भी बेटर था, नहीं तो हम चाहते हैं कि गली को बंद करके बिल्कुल 2 व्हीलर के लिए चलाया जाए। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इसको पानी भी तो आता। और मेन प्रॉब्लम है अगर ये यहाँ से विकास लैन से भी इसको खोल दें, जो स्टे लगा है उसको स्टे को हटा के वहाँ पे उसको भी लेन को चलाया जाए, इसको भी बंद किया जाए थोड़ी देर के लिए, जैसा कि निको लेन में की है उन्होंने। वहाँ पे एक फाटक टाइप लगाया हुआ है, वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ निकलती, लेकिन हमारी इस 12 फुट की लेन को इन्होंने 4 ब्रिज के बिल्कुल रिलेटेड बना दिया है। रोड तो पहुँचा है, रात को भी गाड़ियाँ चलती है, टिप्पर चलते रहते हैं यहाँ से, और भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, बच्चों को भी परेशानी हो जाती है और बूढ़ों को भी परेशानी हो जाती है चलने में। नॉइस पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, चलने में दिक्कत हो रही है। स्कूटी गली में तो कोई इतना ट्रैफिक होता नहीं है, कहीं पे स्कूटी नहीं निकालते, स्कूटी नहीं निकाल सकते, हम बाहर नहीं निकल सकते अपने घरों से। यहाँ इतनी दिक्कत आ गई है, इसमें या तो गटर लगवाए दिए जाए या तो इधर ट्रैफिक पुलिस वाले पोस्ट किए जाएंगे जो ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे। यहाँ तो जब से 4th ब्रिज बन गया तब से उसके आगे रोड कहीं निकलती नहीं है, तो लोगों ने क्या किया है अपने कन्वेंस के लिए लेन भाई उन्होंने यूज किया। तो ये लेन है लेकिन लेन से रोड में कन्वर्ट हो गया है, जबकि लेन 12-13 फुट की है, इसमें गाड़ी पास नहीं हो सकती आराम से। गर्रा इतना उठता है, बच्चों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, रिस्क इतना बढ़ गया है, क्योंकि स्पीड में गाड़ियाँ आती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये जो इसमें आगे विकास लेन के साथ ये लिंक करेगा। हम सोल्यूशन भी दे रहे हैं यहीं से, अगर विकास लेन के साथ ये इस रोड को आगे लिंक करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पब्लिक के लिए भी और यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए। तो इसमें 2 गाड़ियाँ निकल नहीं सकते हैं किसी भी सूरत में, और प्रॉब्लम है चलने की भी प्रॉब्लम है। इसलिए हम गवर्नमेंट से यही क्या कर रहे हैं कि ये मेन रोड जो बनाया था प्रॉपरली इन्होंने विकास लेन का, उसको डेवलप करें, उसको प्रॉपरली ओपन करेंगे। जहाँ से उसका स्टे लिया है स्टे को उड़ा देंगे तो वहाँ से मेन रोड बन जाएगा। ये लेन को मत कन्वर्ट कर लो मेन रोड की वजह से, और यहाँ कोई रेजिडेंट भी नहीं रह सकता है, इतना शोर है, इतना ये है।
सुरनकोट बफलियाल सड़क की जर्जर हालत से स्थानीय लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का आरोप है कि सड़क की खस्ता हालत अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो प्रशासन और ना ही सड़क का निर्माण कार्य कर रही एजेंसी इस सड़क की मरम्मत कर पाई है। स्थानीय सरपंच ने आरोप लगाया कि सड़क की जर्जर हालत को लेकर डीडीसी, बीडीसी सहित पंच और सरपंच भी कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी के भी कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। आपने रोड की बात करी है तो रोड की कंडीशन आपने विजिट किया होगा जब सुरनकोट से बफलियास की ओर, तो रोड की हालत इतनी ख़राब है कि मतलब जिन लोगों ने गाड़ियां लेके रखी हैं अगर तो उनको आगे आने वाले टाइम में कोई गाड़ियां नहीं लेगा क्योंकि रोड की ऐसी कंडीशन है। और उसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट आए दिन पेशेंट्स को बहुत दिक्कत आती है, यहाँ से सुरनकोट पहुँचने में 2 घंटे लग जाते हैं। रोड की काफ़ी कंडीशन ख़राब है और कंपनी जो है वो टाइमली काम नहीं कर रही है, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को काम देके, और जिसको मिल रहा है काम फिर वो भी स्लो किस हिसाब से चल रहा है उसकी समझ ही नहीं आ रही है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, कंपनी से काम उस सुस्ती से ना करवाया जाए क्योंकि अभी आए दिन अब मौसम ख़राब होने वाले हैं, बारिशें बर्फ़ें होने वाली हैं और तब तो काम कुछ हो नहीं पाएगा, उल्टा और नुकसान होगा। यहाँ पे पहले भी इसी कंपनी की वजह से यहाँ पे लोगों की मौत हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे और लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़े। इससे पहले भी बहुत सारे सरपंचों ने, BDC, DDC सब ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कंपनी इतनी सुस्त है या किस मस्ती में है वो मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो इस काम को सीरियसली नहीं ले रही है। इतने लोगों की जान भी चली गई, अब और लोगों की जान लेके ठीक करेंगे वो नहीं पता है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।